Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. So in this video we will talk about cognitive psychology, जो कि ये जो टॉपिक है ये जो चैप्टर है ये इग्नू MPC 001 कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी का है। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, एक तरीके से क्विक रिवीजन की सीरीज़ है जिसमें आप MPC 001 के ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 की सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो आप कमेंट सेक्शन में येस लिख देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट यूनिट की भी वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, अगर हेल्पफुल नहीं है तो फिर मैं ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू नहीं करूँगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ये ब्लॉक 1 का यूनिट 1 है। ठीक है, इसमें पूरा ओवरऑल यूनिट 1 के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, इजी लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूँगी, आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इस यूनिट में क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है, रिसर्च मेथड्स क्या हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के, डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी और की इश्यूज़ इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे या फिर मेरी अगर आपने वीडियो देखी होगी, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, तो आप देखोगे कि उसमें जो टॉपिक है ना ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इससे आपके जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी ईजिली हो जाएगी। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस। अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉग्निशन क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्शियस मेंटल एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी कॉग्निशन होती है। अब मेंटल एक्टिविटीज़ क्या है, जैसे कि हम जो थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग होती है हमारी, रिमेंबरिंग, हम किसी भी चीज़ को रिमेंबर करते हैं, इमेजिन करते हैं, लर्निंग करते हैं वर्ड्स को या फिर किसी भी चीज़ को, यूजिंग लैंग्वेज को किस तरीके से एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं, यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी कॉग्निशन होते हैं। ठीक है, तो अब कॉग्निशन साइकोलॉजी में क्या होता है, कॉग्निशन साइकोलॉजी में ये स्टडी किया जाता है कि कोई भी पर्सन किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्टिमुलस को किस तरीके से परसीव कर रहा है, किस तरीके से लर्न कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है एंड थिंक कर रहा है अबाउट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं कि जैसे कि हमने अभी किया कि हाउ पीपल परसीव वेरियस शेप। ठीक है, किस तरीके वेरियस शेप को वो किस तरीके से परसीव करता है। ठीक है, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, और जो हम कोई भी फैक्ट अगर रिमेंबर करते हैं तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, और कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से प्रोसेस होता है, एंड और हाउ दे लर्न लैंग्वेज, और किस तरीके से हम लैंग्वेज को सीखते हैं, ये सारी चीज़ें हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर रिसर्च मेथड्स को डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि गोल ऑफ रिसर्च मेथड्स क्या है। ठीक है, तो बहुत ही आपको पता ही है कि हमारा गोल क्या है रिसर्च को करने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि हम लैंग्वेज किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं या फिर हमारा थिंकिंग किस तरीके से हो रहा है, ये हम किस बेसिस पे करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, डेटा को गैदर करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर थ्योरी डेवलपमेंट होता है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, परहैप्स इवन एप्लीकेशन टू सेटिंग आउटसाइड द रिसर्च एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी रिसर्च की गई है वो आउटसाइड रिसर्च एनवायरनमेंट में भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। ठीक है, मेन गोल यही होता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि रिसर्च होती क्या है। ठीक है, रिसर्च कौन कौन सी रिसर्च है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी या फिर डिस्टिंक्टिव रिसर्च मेथड्स। ठीक है, तो इस तरीके के दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप उसी के बेस पे आप प्रिपेयर कर लेना, और ये दोनों क्वेश्चन में आप ये आंसर्स लिख सकते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट यूज वेरियस मेथड्स टू एक्सप्लोर हाउ ह्यूमन थिंक्स। ठीक है, किस तरीके से थिंकिंग करते हैं।
तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, यहाँ 4 मेथड्स बुक्स में दिए हुए हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है लेबोरेटरी और अदर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, या फिर इसको आप कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। सेकंड है साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च। थर्ड है सेल्फ रिपोर्ट्स, केस स्टडीज, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। एंड फोर्थ है कंप्यूटर सिमुलेशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इसको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो लेबोरेटरी या फिर अदर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है, रिसर्च मेथड जो है ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जैसे कि हम लैब में इसको करते हैं और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब कि वो जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम यूज़ करते हैं तो उसमें 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिस पे हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो हमारा आउटकम होता है, ठीक है। जो भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे करते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारे, जिस चेंजेस के रिजल्ट आता है वो हमारा आउटकम डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। अब यहीं पर जिस ग्रुप पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम जो रिसर्च कर रहे होते हैं उसके हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है एंड सेकंड होता है कंट्रोल ग्रुप। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं, दैट मीन्स कि हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अगर किसी मेडिसिन से रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो मेडिसिन हम इस ग्रुप को देंगे, एंड सेकेंड ग्रुप को हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है, नो ट्रीटमेंट। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में जो भी रिजल्ट आता है इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि वो जो मेडिसिन है वो देने के बाद और न लेने वाले में क्या डिफरेंस है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, वो देखा जाता है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लेबोरेटरी और अदर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। अब साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च की बात करें, साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च में इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं स्टडी करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एंड सेरेब्रल इवेंट्स एंड सिचुएशंस। सेरेब्रल इवेंट्स का मतलब है यहाँ कि जो ब्रेन होता है उसकी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं, और सिचुएशंस की कि किस तरीके से ब्रेन हमारा वर्क कर रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में, ठीक है। तो ये साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च होती है। तो बेसिकली 3 स्पेसिफिक टेक्निक्स को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहली जो टेक्निक है, जैसे कि आपने HM केस स्टडी के बारे में सुना होगा कि उसकी जो ब्रेन डेड वो पर्सन हो जाता है तो उसके ब्रेन की क्या किया की गई है, स्टडी की गई है, ठीक है। एक तो वो हो गया कि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके ब्रेन का पोस्टमार्टम करके उसकी स्टडी की जाती है। सेकंड है कि किसी पर्सन के अंदर कॉग्निटिव डेफिसिट्स है तो उसका ब्रेन किस तरीके की एक्टिविटीज़ शो कर रहा है, ठीक है, किस तरीके की इमेज शो कर रहा है, एक उस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, ठीक है, ब्रेन को रिसर्च करने के लिए। एंड थर्ड ये है कि अगर नॉर्मल परफॉर्मेंस होती है कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ की, तब हमारा ब्रेन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है, किस तरीके के इमेज को शो कर रहा है। तो ये हमारा साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर आता है। अगर बात करें कि सेल्फ रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल क्या करता है, सेल्फ को मेज़र करता है, दैट मीन्स कि वो इंडिविजुअल ये जानना चाहता है कि उसका कॉग्निटिव प्रोसेस किस तरीके से होता है, ठीक है। एंड सेकंड है केस स्टडी, जैसे कि डेप्थ में जाकर किसी पर्सन की इंडिविजुअल की स्टडी करना, ठीक है। एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की, नेचुरली देखकर उस पर्सन को ऑब्जर्व करके उसके ऊपर रिसर्च करना, ठीक है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि आपने लाइफ स्पेन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होगा, MPC 002 का जो है, तो उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो बेसिकली नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन पे ही की गई हैं कि एक बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है। तो वो एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन है जो कि इसके अंडर में आती है, ठीक है, ये भी एक रिसर्च मेथड्स है। अब आते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसमें रिसर्चेस जो होते हैं वो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर इमिटेट करता है अ गिवन ह्यूमन फंक्शंस और प्रोसेस को, ठीक है, इस तरीके से उसको प्रोग्राम किया जाता है। कुछ रिसर्चर ने अटेम्प्ट टू क्रिएट किया है कंप्यूटर मॉडल्स को जो कि पूरा ओवरऑल जो ह्यूमन माइंड है ना उसके एंटायर कॉग्निटिव आर्किटेक्चर को वो क्रिएट
करता है, मीन्स कि जो कंप्यूटर मॉडल्स उन्होंने क्रिएट किया है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी साइंस से रिलेटेड है। ये एक ऐसी मशीन है जो कि ह्यूमंस की तरह सोचती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इसी में है और इसी के बेसिस पे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ह्यूमन माइंड को क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, इन मेथड्स के थ्रू। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट आते हैं डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। यहाँ पर जो डोमेन्स है ना, एक तरीके से एरिया है कि किस तरीके कौन कौन से एरिया है जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी करता है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। तो जो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस है ये अभी कुछ साल पहले ही ऐड हुआ है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एंड कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट जो है फॉर्म द क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप। क्योंकि जो अगर हम न्यूरो की बात करें तो यहाँ पर ब्रेन एक तरीके से है। ठीक है, एंड कॉग्निटिव की बात करें तो हम जो भी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, वो हमारे ब्रेन के थ्रू ही होती है। तो ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। जब भी न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो न्यूरो साइंटिस्ट की हेल्प लेते हैं। किसके लिए? ह्यूमंस की ब्रेन को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है फ्रॉम सेंसेशन टू मेमोरी वो किस तरीके से होता है। बेसिकली वो इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस होता है जो कि हमारे ब्रेन में और नर्वस सिस्टम में होता है, जिसकी वजह से हमारा सेंसेशन टू मेमोरी प्रोसेस होता है। तो इसको जानने के लिए कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस को एरिया को स्टडी किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं परसेप्शन। तो जो परसेप्शन है ये ब्रांच है ऑफ साइकोलॉजी जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है विद द डिटेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुली। ठीक है, सेंसेस के थ्रू हम परसेप्शन को गेन करते हैं, परसीव करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी थिंग को। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टडी करते हैं परसेप्शन को, जो हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में मैनी पार्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, दिस प्रोसेस मतलब कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो इंटरप्रिटेट करती है सेंसरी सिग्नल्स को, उस प्रोसेस को समझने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। बेसिकली जो स्टडी है परसेप्शन की वो अकेले हेल्प नहीं करती है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस अदर कॉग्निटिव सिस्टम, जिसमें कि पैटर्न को रिकॉग्निशन, अटेंशन, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी, ये सारी भी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी या फिर हम कहें कि हमारी जो परसेप्शन है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट आते हैं थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो थिंकिंग है ना इज़ द क्राउन ज्वेल्स ऑफ कॉग्निशन। बेसिकली मेन जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो थिंकिंग को ही स्टडी करती है कि हम किस तरीके से हमारा जो न्यू मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके से फॉर्म्ड होता है थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। किस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, किस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, यही सारी चीज़ें हम थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके जी। अब आते हैं नेक्स्ट अटेंशन पे। अटेंशन जो है ये क्या होता है कि ऑल्दो वी आर इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्रिएचर्स हैं हम। ठीक है, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस में भी हम क्या करते हैं, अब कितनी भी हाईली सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, उसी इंफॉर्मेशन को हम अटेंड करते हैं। बाकी चीज़ों को तो हम अटेंड नहीं करते क्योंकि हमारे सर्कमस्टेंसेस में तो बहुत सारी चीज़ें, आप बाहर निकलोगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हम उसी सर्कमस्टेंसेस पे, उसी ऑब्जेक्ट पे, उसी इंफॉर्मेशन पे अटेंड करते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ये सेंसेस और कॉग्निटिव के थ्रू ही होता है। ये टू लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी ये जो इन्फॉर्मेशन हम गेन कर रहे होते हैं ये ओवरलोडेड हो जाती है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे कि अभी आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है। ठीक है, अभी आप स्टडी ना करके एकदम लास्ट मोमेंट पे अगर आप स्टडी स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है, जो आपके कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो ओवरलोडेड हो जाएगी, ब्रेक डाउन्स हो जाएंगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी जो मेमोरी है,
जो आपका ब्रेन है, जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो इफेक्टेड होंगे। तो ये प्रोसेस किस तरीके से होता है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी करती है, जो कि अटेंशन में आता है। ठीक है, कि हम किस तरीके से अटेंशन करते हैं, किस तरीके से ओवर अटेंशन हो जाता है, ओवरलोडेड हो जाता है, ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं, तो उसको हम वो प्रोसेस किस तरीके से होता है। ठीक है, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। तो एक फंडामेंटल है ये ऑफ ऑल ह्यूमन कॉग्निशन, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, जैसे कि हम इंफॉर्मेशन को किस तरीके से सिम्बलाइज करते हैं एंड कंबाइन करके उसको अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, ये हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉग्निशन में। तो ये किस तरीके से प्रोसेस होता है ये देखा जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के थ्रू, मतलब स्टडी किया जाता है। अब कॉन्शियसनेस की बात करें तो कॉन्शियसनेस में किसी भी इंडिविजुअल को उसके करंट सिचुएशन को में अवेयर कराया जाता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। अभी आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है तो आप इंटरनली भी उसी के बारे में सोच रहे हैं, एक्सटर्नली भी उसी के बारे में सोच रहे हैं, एग्ज़ाम्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको अवेयर करा रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से। ठीक है, मेमोरी पे आते हैं। मेमोरी जो है, मेमोरी एंड परसेप्शन साथ में वर्क करते हैं। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो परसीव होती है। परसीव किसके थ्रू होती है? हमारे सेंसेस के थ्रू। ठीक है, तो हम सेंसेस के थ्रू उसको परसीव करते हैं, देन वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस तभी होता है जब हम उसको रिहर्सल करते हैं। ठीक है, रिट्राइव करते हैं। जैसे एग्ज़ाम है, अगर आप सोचोगे कि अभी मैंने जो पढ़ लिया है वो डायरेक्टली मैं जाके एग्ज़ाम में लिख दूंगा। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है और दिसंबर में, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेमोरी क्या करती है, प्रोसेस होती है। ओके, तो ये भी स्टडी की जाती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कि हमारी मेमोरी जो है वो किस तरीके से प्रोसेस होती है, इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रोसेस होती है। अब आते हैं इमेजरी। इमेजरी मतलब कि एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नॉलेज, जैसे कि एक फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव मैप। जैसे कि आप अगर मान लीजिए अगर ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, ऑफिस से आपके घर का जो रास्ता है, ठीक है, वे है, वो आपके इंटरनली एक कॉग्निटिव मैप क्रिएट हो गया है। ठीक है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंटरनली ही आपके जो माइंड है उसमें एक मैप क्रिएट हो गया है, आप उसी के बेसिस पे आते जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इमेजरी के थ्रू होता है। तो ये प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है ये हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटीज़ के लिए, से हम अपनी कम्युनिकेशन को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं और किस तरीके से लर्न करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं नॉलेज को, ये हमारा सेंट्रल कंसर्न होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। ठीक है, तो जो ह्यूमन लैंग्वेज है किस तरीके से डेवलप होती है, अ यूनिक काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, तो उसको हम कॉग्निशन में देखते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेस किस तरीके से होती है, किस कंपोनेंट से होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है और स्टोरेज किस तरीके से होती है। ये सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हम इस कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एक अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। इसमें हम स्टडी करते हैं, रिसेंट स्टडीज़ आई हैं, थ्योरीज आई हैं डेवलपमेंट कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेड है एंड हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप, किस तरीके से कॉग्निटिव का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। एक अडल्ट जो है वो किस तरीके से अपने चाइल्डहुड से लेकर अडोलसेंस तक रहता है। ठीक है, एंड वी शेयर मैच्योरेशनल एक्सपीरियंसेस विद ऑल मेंबर्स ऑफ आवर स्पेसीज। ठीक है, तो वो जो चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस का जो प्रोसेस होता है, वो जो अडल्ट होता है उसके बाद, तो ये सारा एक्सपीरियंसेस हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के थ्रू स्टडी करते हैं। ठीक है, अब पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो हम किस तरीके से पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं।
आपको पता ही है हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, जैसे कि सेंसेस हमारे 5 हैं, सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल, ठीक है। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पैटर्न को हम सेंसस स्टिमुली के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। फिर हम उसको एफर्ट देते हैं, जो भी हमारे लिए मीनिंगफुल पैटर्न्स होते हैं उसको हम अपने ब्रेन में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस परफॉर्मेंस किस तरीके से होती है, ये हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब आते हैं ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम प्रीवियस जो टॉपिक था रिसर्च मेथड्स में उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है वो किस तरीके एबिलिटी रखती है टू एक्वायर, रिकॉल, यूज़ नॉलेज टू अंडरस्टैंड, कंक्रीट हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हो, कॉन्सेप्ट हो, और जो रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्ट्स एंड आइडिया का, हम किस तरीके से लैंग्वेज को समझते हैं, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो हमारे बॉडी में सेंसेशन होती है, फिर उस सेंसेशन से हम किस तरीके से उस एक्शन को उस सेंसेस को हम किस तरीके से एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। एक तरीके से इंस्ट्रक्शन ही तो फॉलो कर रहे हैं हम अपनी बॉडी का, और ये सारे वर्बल डिस्क्रिप्शन हम किस तरीके से एक्शन में क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो यूज़ नॉलेज इन अ मीनिंगफुल वे, ये सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर में आती है, ठीक है। इसको भी हम स्टडी करते हैं। आई होप पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं कि इश्यूज इन स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है नेचर वर्सेस नर्चर। तो इसमें ये देखा जाता है कि नेचर और नर्चर, इन दोनों में से ह्यूमन कॉग्निशन को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नेचर का मतलब है इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जेनेटिक, ओके। तो अगर हम ये मानते हैं कि जो हमारा ह्यूमन कॉग्निशन है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्या, इनेट कैरेक्टरिस्टिक, तो हम इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे को फोकस करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। अगर वहीं पर हम ये बिलीव करेंगे कि हमारा जो ह्यूमन कॉग्निशन है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे एनवायरनमेंट से, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उससे, तो वो हम क्या करेंगे, फिर उस एनवायरमेंटल फैक्टर्स को रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से हमारे ह्यूमन कॉग्निशन को वो इफ़ेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं नेशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म। तो रैशनलिज्म का मतलब है रीज़न या लॉजिक, जो ट्रुथ है, ठीक है। अगर हम उस पर बिलीव करते हैं जो हमारे आसपास जो हमें लगता है कि हाँ ट्रुथ है, ठीक है, जिस जिस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं, ठीक है, जो हम प्रैक्टिकली यही है, ठीक है, लॉजिकली प्रैक्टिकली यही चीज़ सही है, तो हम उस पर वही हमारे ह्यूमन कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, तो हम उस पर स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर वहीं पर हम एक्सपीरियंसेस या फिर एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव कर रहे हैं जो कि हमारे ह्यूमन कॉग्निशन को इफेक्ट कर रहा है, तो हम फिर एम्पिरिसिस को रिसर्च करते हैं, डिस्कवर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस, कि किस तरीके से जो ह्यूमन माइंड है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ठीक है। तो हम उसी स्ट्रक्चर के बारे में ही स्टडी करते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। और फिर वी फोकस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, कि ह्यूमन जो है वो किस तरीके से थिंकिंग करता है, ठीक है, ह्यूमन कॉग्निशन किस तरीके से वर्क करता है, प्रोसेस करता है, या फिर ह्यूमन कॉग्निशन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो जिस पे हम बिलीव कर रहे हैं उसी का हम स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी, ठीक है। अगर हम डोमेन जनरलिटी की बात करें तो यहाँ पर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, मैथमेटिकल स्किल्स, ये किस तरीके से हमारी प्रोसेस होती है, ठीक है, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जो सिंगल डोमेन्स होते हैं, ठीक है। अगर वहीं पे हम जनरलिटी स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये जेनेटिकली और न्यूरोबायोलॉजिकली होती है, ठीक है। तो जिस पे हम बिलीव कर रहे हैं उसकी हम रिसर्च करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वैलिडिटी ऑफ कैजुअल इन्फ्लुएंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी।
अगर हम बात करें कि वैलिडिटी ऑफ कैजुअल इन्फ्रेंसेस, मतलब कि हमारा कंट्रोल इस एक्सपेरिमेंट, हम शुड वी स्टडी कॉग्निशन बाय यूजिंग हाईली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, हम जिसको हाईली कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हम स्टडी करें, या तो फिर हम स्टडी करें वी यूज़ मोर नेचुरलिस्टिक टेक्निक्स, या हम नेचुरलिस्टिक इको वैलिडिटी मतलब नेचुरलिस्टिक टेक्निक्स को यूज़ करें ह्यूमन कॉग्निशन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च। अप्लाइड मीन्स कि हम जो रिसर्च इनटू फंडामेंटल कॉग्निशन प्रोसेस किस तरीके से होता है उसके लिए हम रिसर्च करें, या तो फिर हम ये रिसर्च करें कि किस तरीके से प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम कॉग्निशन को यूज़ करते हैं या कॉग्निशन किस तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, और लास्ट है बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड्स। आपको पता ही है बायोलॉजिकल मतलब क्या हो गया कि वी स्टडी द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन डायरेक्टली। ठीक है, जो ब्रेन है वो किस तरीके से हमारे कॉग्निटिव टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है, उसकी स्कैनिंग करें, या तो फिर किस तरीके से लोगों का बिहेवियर कॉग्निटिव टास्क को देखता है उसका देखें, और उसमें किस तरीके से उसके परसेंटेज कितने करेक्ट होते हैं, रिएक्शन टाइम क्या होता है उसको मेज़र करें, जो बिहेवियरल मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इशू आते हैं किसमें, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, कि इसका करें या उसका करें। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे, इश्यूज थे स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोज़। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, जिससे कि मैं नेक्स्ट यूनिट की वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।